हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत भी और यूजीसी नेट के पेपर 1 के अंतर्गत भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक ही आपके वीडियो में, एक ही क्लास में। तो ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर हम बात करें सूचना तंत्र के बारे में, सूचना क्रांति के बारे में, तो इससे आप वेल नोन है। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, ये उच्च सूचना क्रांति का एक ज़बरदस्त उदाहरण है। देखो, मानव जीवन के पूरे इतिहास में सूचना क्रांति में जितना विकास पिछले 15-20 वर्षों में हुआ है, इतना कभी भी हुआ ही नहीं। और यही वजह है कि आज हम सूचनाओं के एक महासागर में डूब रहे हैं। और अगर सूचनाओं को सही तरीके से हमने अपने लिए उनको एक तरीके से फ़िल्टर नहीं किया ना, तो ये सूचनाएं हमारे लिए घातक भी हो सकती हैं। बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कुछ आपके काम की हैं, कुछ आपके काम की नहीं हैं। तो अब यहाँ पर फ़िल्टर करने की बात आ जाती है कि क्या सूचनाएं हमारे काम की हैं और क्या हमारे काम की नहीं हैं। तो अगर हम बात करें ना, तो जो 18वीं शताब्दी के अंत तक जो यहाँ पर संचार होता था, जो सूचनाएं आती जाती थी, वो केवल दो रूप में आती जाती थी। या तो हम मौखिक वार्ता करते थे, यानी कि मुंह से बातचीत कर लेते थे आमने सामने, या फिर हम पत्र लिखते थे। ठीक है, बस यही दो माध्यम थे 18वीं शताब्दी के अंत तक। लेकिन अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के बारे में, तो यहाँ पर जो कहानी थी कुछ अलग ही हो गई। यहाँ पर क्या हुआ कि फोटोकॉपी, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार साधन तो शुरुआत में आए, लेकिन जो 19वीं सदी का अंत रहा, यानी कि अगर हम बात करें 1995 के बाद, 1995 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अन्य तकनीकों ने एक नवीन युग का सूत्रपात किया। इसमें सबसे पहले तो कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर ने तो पूरी दुनिया बदल दी। और उसके पहले, कंप्यूटर के पहले भी कंप्यूटर के छोटे छोटे रूप आए थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, टेलेक्स, वर्ड प्रोसेसर और ऑफसेट वगैरह। ये सभी कंप्यूटर के ही छोटे छोटे रूप थे। लेकिन आगे चलकर आ गया कंप्यूटर, और आज कंप्यूटर इतना आम हो चुका है कि सबके हाथ में है। जो आपका मोबाइल फ़ोन है, यह भी पहले के किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। इसमें भी बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो पूरी दुनिया जो है बदल गई है। एक नाम आता है यहाँ पर आल्विन टॉफलर का, जिन्होंने ये जो संचार क्रांति थी, इसका जो ऐतिहासिक क्रम है, इसको 3 भागों में उन्होंने बांटा है। और इसे क्या कहा उन्होंने कहा है 3 वेव्स, यानी कि 3 तरंगें। पहली तरंग, फर्स्ट वेव, ये मौखिक रही, यानी कि पहले जो सूचनाएं आती जाती थी वो केवल मौखिक ही होती थी। बाद में ये मौखिक और लिखित दोनों होने लगी थी, ये रहा आपका सेकेंड वेव। और फिर आता है थर्ड वेव, जिसमें एंट्री होती है कंप्यूटर और इंटरनेट की। इसके बाद पूरी दुनिया यहाँ पर बदल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत में कंप्यूटर का विकास कब शुरू हुआ, तो ध्यान देना कि भारत में कंप्यूटर का जो विकास था ये 1955 से स्टार्ट हुआ था। और ये भी ध्यान देना कि 1956 में ही पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था वो भारत मंगाया गया था। और इसको मंगवाया किसने था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता ने। कहाँ से? इंग्लैंड से। और इसका नाम क्या था? इस कंप्यूटर का नाम था HEC2, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और ये कहाँ पर लगा था? ये कलकत्ता में लगा था। अब हम कहते हैं ना कोलकाता, पहले इसका नाम कलकत्ता था। ठीक है, हालांकि भारत में कंप्यूटर का जो विकास था ये भले ही 1955 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, यानी कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे 1984 में, तो इस प्रौद्योगिकी को पर्याप्त महत्व दिया गया। कंप्यूटर के विकास ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को नए आयाम प्रदान किए। सभी देशों के लोग कंप्यूटर के नेटवर्क, इंटरनेट के द्वारा पारस्परिक सूचनाओं और आंकड़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा ईमेल भी प्राप्त की जा सकती है। और कितनी सुविधाएं हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया ने बवाल मचा के रखा हुआ है। अगर इंटरनेट ना होता और कंप्यूटर ना होता तो इतने बवाल भी ना होते। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपको पता ही है, कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कंप्यूटर हो गया। और इसमें क्या रहता है कि कंप्यूटर में एक यहाँ पर कीबोर्ड, देखो ये ना माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसमें एक इनपुट होता है,
इनपुट डिवाइसेस आप जानते ही हैं, आपका जो माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, जो सूचनाएं इसमें डालने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं हम इनपुट डिवाइसेज। और कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए एक यूनिट होता है जिसे कहते हैं CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक होता है आपका आउटपुट। तो आउटपुट हम इसे ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं, या फिर प्रिंटर पर भी प्राप्त करते हैं, या फिर और भी कई मेथड हो सकते हैं। आजकल तो असीम संभावनाएं बन रही हैं इनपुट में, आउटपुट में और CPU में भी। फिलहाल अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का जो विकास हुआ था इसे हम 5 चरणों में बांटकर देख सकते हैं। बेसिकली 4 चरणों में, क्योंकि 5वां चरण अभी शुरू हुआ माना नहीं जा रहा है। हालांकि चीज़ें दिखाई दे रही हैं लेकिन अभी माना नहीं जा रहा है कि 5वां चरण शुरू हो चुका है। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर आप प्रयोग में ला रहे हैं ना, उन्हें चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर ही माना जाता है, और इसका जो समय है 1971 से लेकर अब तक का माना जाता है। तो काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, लगभग 50 साल हो चुके हैं। और अगली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे वो AI पर आधारित होंगे, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ये जो चारों पीढ़ी के कंप्यूटर रहे थे, इनमें क्या फ़र्क रहा, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन, ये कंप्यूटर माने जाते हैं 1940 से लेकर 1952 के बीच में जो कंप्यूटर रहे थे उनको कहा जाता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे आकार में, और इनका रख रखाव भी बहुत मुश्किल होता था। ये बहुत गर्मी पैदा करते थे, और इनके लिए एयर कंडीशनिंग बहुत आवश्यक थी, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ट्यूब प्रयोग में लाया जाता था। इसके बाद आते हैं 1952 से लेकर 1964 तक रहे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें क्या हुआ था परिवर्तन ये हुआ था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्यूब लगाए जाते थे वहाँ ट्रांजिस्टर लगने लगे। तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर छोटे होते थे, तो थोड़ी सी जो यहाँ पर स्पीड थी वो भी बढ़ गई, जो गर्मी निकलती थी वो भी थोड़ी कम हो गई। हालांकि AC की आवश्यकता यहाँ पर भी पड़ती थी, हालांकि कार्य क्षमता यहाँ पर बढ़ी थी, ठीक है। फिर 1964 से लेकर 1971 के बीच में जो कंप्यूटर बने थे वो कहे जाते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, और इसमें ट्रांजिस्टर की जगह आ गया था IC चिप। और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें LSI का प्रयोग किया जाता है, ये 1971 से लेकर अब तक माने जा रहे हैं। और फिर 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर, तो इसके लिए आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि AI अस्तित्व में आ चुका है, आप देख रहे होंगे कि जेमिनी आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, मेटा आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, ChatGPT का नाम भी आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे इस समय ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके हैं जो कि आपके काम को बहुत ही दक्षता से कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल कंप्यूटरों का जो वर्गीकरण है इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं आप। पहला है कि कार्य पद्धति के आधार पर, दूसरा है आकार के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर यानी कि ये काम कैसे करते थे, ये काम किस प्रकार से करते थे। एक कंप्यूटर होगा जो कि डिजिटल होगा, यानी कि बाइनरी सिस्टम पर, मतलब ये सूचनाओं को 0 और 1 के रूप में ग्रहण करते थे, उसी के अनुसार आपको आउटपुट देते थे, ठीक। इसके बाद आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता था, सूचनाएं ये पल्सेस के रूप में, यानी कि विद्युत स्पंदनों के रूप में ग्रहण करते थे, और फिर उसकी तुलना करके ये आपको आउटपुट देते थे। एक होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों को एक में मिक्स कर दिया गया था। फिर आते हैं ऑप्टिकल कंप्यूटर, इसमें डिजिटल जो प्रक्रिया थी उसमें ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया गया। ऑप्टिकल फाइबर एक नवीन टेक्नोलॉजी है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के रूप में इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जिसमें एक अवयव को दूसरे से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर के तारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसमें जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से होता है। और ये सबसे एडवांस एटॉमिक कंप्यूटर। तो बेसिकली देखा जाए तो जो एटॉमिक कंप्यूटर हैं, कार्नेगी विश्वविद्यालय में ऐसे एटॉमिक कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है जो कुछ विशेष प्रोटीन अणुओं को एकीकृत परिपथ में बदल देंगे, प्रोटीन अणुओं को। और इनमें से एक प्रोटीन अणु जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, इसको कहेंगे आप हार्डोप्सिन। क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे आप हार्डोप्सिन। हार्डोप्सिन प्रोटीन में कुल मिला के 10,000 गीगाबाइट, 10,000 गीगाबाइट, यानी कि बाइट में बदलें तो 10 बिघाते 13
बाइट क्षमता के बराबर जानकारी को संग्रहित किया जा सकता है। तो बहुत ही एडवांस लेवल, ठीक है। आकार के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। तो एक तो हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर, जिसकी दक्षता होती थी 256 KB तक। यही कंप्यूटर जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था, जो कि आपने भी देखा होगा, जो डेस्कटॉप जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप को कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता था? तो माइक्रो से छोटा या बड़ा। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो क्या हुआ था कि 1959 में 1959 में DEC ने, यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने एक PDP-1 को बनाया था, जिसे कहेंगे आप प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर 1। इसको बनाकर मिनी कंप्यूटरों का उत्पादन शुरू किया था। इसके संशोधित मॉडल में PDP-8 में जो एकीकृत परिपथ लगाए गए थे, जो ICs लगाई गई थी, उनका उपयोग कर इस कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा बना दिया गया था, ठीक है। तो इसे कहा गया मिनी कंप्यूटर। अब यहाँ पर ये जो माइक्रो कंप्यूटर था ना, ये वर्तमान में जो डेस्कटॉप है उसको मत समझना, इनका आकार काफ़ी बड़ा होता था। और इसके बाद जो आए थे मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो से भी थोड़े छोटे होते थे। इसके बाद आने लगे थे सुपर मिनी कंप्यूटर। इनकी जो प्रोसेसिंग क्षमता थी वो थी 1 से लेकर 80 MB तक की। और इसके बाद आए थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता था? स्टील के फ्रेम रखे जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है मेन फ्रेम। इनकी जो प्रोसेसिंग क्षमता थी वो कितनी थी? 10 से लेकर 128 MB तक। और फिर आते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। इसमें जो प्रोसेसिंग होता है वो 8 से लेकर 512 MB तक होता है। फिलहाल तो आपका मोबाइल फ़ोन ही GB तक में काम कर रहा है, ठीक है। अब एक कंप्यूटर जिसे कहेंगे आप क्वांटम कंप्यूटर, इसे नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर माना जा रहा है। तो देखो, ये कंप्यूटर जो है, इसके बारे में चर्चा कब हुई थी? सन 2000 में पुणे में, जब 87वां 87 नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो उस दौरान एक भौतिक विज्ञानी थे ECG सुदर्शन। उन्होंने बताया था कि क्वांटम कंप्यूटर इतने अधिक शक्तिशाली और उन्नत होंगे कि उनके समक्ष जो आपके सुपर कंप्यूटर हैं, उनकी जो क्षमता है वो नगण्य आपको लगेगी। और ये कंप्यूटर जो होंगे ना, यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटर होंगे, ये मानव मस्तिष्क से भी आगे निकल जाएंगे। खैर, इसके बारे में चर्चा फिर कभी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ध्यान देना कि भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम 10,000, और इसे बनाया गया था CDAC के द्वारा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और ये कब बना था? तो 1998 में बना था, 1998 में। आगे मैं आपको कुछ MCQs करवाऊँगा, और उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में सबसे तेज कंप्यूटर किस देश के पास है, उसका क्या नाम है। और इस समय, यानी कि विगत 2-3 वर्षों में जो AI से संबंधित रिसर्चेज हुई हैं, जो नए नए तथ्य हुए हैं, जो सम्मेलन वगैरह हुए हैं, उस पर आधारित प्रश्न भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर के रूप में मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस के मुताबिक है, ताकि आप समझ सकें कि ICT में सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। आप आसानी से इसे समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में। तो देखो, कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं ना, इनको 3 भागों में बांटा गया है: मशीन कोड, असेंबली कोड और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन कोड ये मूलभूत भाषा है। आपका जो कंप्यूटर है वो सूचनाओं को 0 और 1 के रूप में ही समझता है, और इन्हें कहते हैं बाइनरी सिस्टम। आगे चलकर बाइनरी सिस्टम में कुछ दिक्कतें आने लगी थी, तो उनको थोड़ा और सरल करने के लिए हम असेंबली कोड का प्रयोग करने लगे। असेंबली कोड में क्या होता है? जैसे कि मान लो आपका एडिशन है, एडिशन हो गया, तो इसको आप लिखेंगे केवल ADD, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका जो सब्सट्रैक्शन है, इसको आप लिखेंगे SUB। तो यहाँ पर क्या होता था कि बेसिकली ये जो असेंबली कोड होता था ADD, इसको 0 और 1 के फॉर्मेट में ही बदलना पड़ता था, जिसके लिए बीच में एक सिस्टम और लगाया गया था जिसको कहा गया था असेंबलर। तो असेंबली कोड असेंबलर की सहायता से मशीन कोड में बदलता था, फिर कंप्यूटर इसे प्रोसेस करता था, ठीक है। और ये जो आपको शॉर्टकट यहाँ बताया जाता था ना, ADD SUB वगैरह, इन्हें कहते थे निमोनिक कोड। क्या कहते थे? निमोनिक कोड। अब आगे चलकर थोड़ी सी भाषा में सरलता लाने के लिए
और कंप्यूटर को थोड़ा और एडवांस करने के लिए हमने हाई लेवल लैंग्वेज को प्रयोग में लाना स्टार्ट कर दिया था। तो हाई लेवल इसका मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पर ना सबसे पहले बात करेंगे फोर्ट्रान के बारे में। फोर्ट्रान FORTRAN। तो फोर्ट्रान विश्व की सबसे पहले उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास JW बेकस के द्वारा किया गया था। कब? IBM के द्वारा जब 1957 में उनसे कहा गया, तब जाके फोर्ट्रान का आविष्कार किया गया। अब ये जो फोर्ट्रान था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कोबोल, COBOL। फुल फॉर्म इसका बनेगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। ठीक है। तो कोबोल अंग्रेजी के जो शब्द हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक संक्षिप्त रूपांतर है। कोबोल सरकारी या वाणिज्यिक दफ्तरों में होने वाली डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त प्रोग्रामिंग की भाषा मानी जाती है। इसके बाद आता है आपका बेसिक। बेसिक में क्या होता है? बेसिक मतलब बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्चर कोड। ठीक है। तो बेसिक यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। इसमें भी बहुत अधिक मानव श्रम और घंटों को बचाया जा सकता था। फिर आता है आपका अल्गोल है, पास्कल है और सी लैंग्वेज बहुत उपयोग में लाया जाता है और इसका आविष्कार हुआ था 1972 में। अब बात करते हैं हम लोग CDAC के बारे में। CDAC का फुल फॉर्म कभी भी पूछा जाता है। तो देखो CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और CDAC किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और DG वर्तमान में कौन है? मंगेश इथिरंजन वर्तमान में इसके DG हैं। हेडक्वार्टर मैंने बताया था शुरू में आपको कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में आपको मिलेगा। बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो देखो जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं और द टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन एज लाइट पल्सेस। ठीक है। तो ये लाइट पल्सेस के रूप में ये जो डेटा है उसका ट्रांसमिशन होता है किसमें? एक ग्लास या प्लास्टिक फाइबर में। ठीक है। इसकी खोज एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे, इनकी डेथ हो चुकी है, नरेंद्र सिंह कंपानी के द्वारा किया गया था। कब? 1952 में ही। अब देखो इसी के साथ ध्यान रखना ट्राई के बारे में। ट्राई का नाम आपने सुना होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 20 फरवरी 1997 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं। अक्टूबर 2024 का डेटा ये बताता है कि भारत में जो टेली डेंसिटी है वो ऑल ओवर 82.85% है। इसमें अर्बन में 126.29% है और रूरल में कितना है? 58.74%। और कितने मोबाइल सब्सक्राइबर हैं? तो 1.15 बिलियन। ठीक है। BSNL की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर सन 2000 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन वर्तमान में हैं RJ रवि, नाम याद रखना। और इसी के साथ आपको पता ही है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। पेजर का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले 1982 में किया गया था। मोबाइल फ़ोन से आप परिचित हैं, फैक्स से आप परिचित हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप परिचित हैं और सिटीजन बैंड रेडियो मिर्ची वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि 20 किलोमीटर के डायमीटर में इनका प्रसारण किया जाता है और ये 27 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी वर्तमान में चर्चा में है और देश का जो पहला शैक्षिक उपग्रह था इसका नाम था एडूसेट। इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। बाकी आपको पता ही है www वगैरह क्या होता है, www का मतलब क्या होता है, ईमेल क्या होते हैं, सब आप लोग जानते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता है नहीं। बस यही सारी चीज़ें आपके इस सिलेबस में हैं और यही सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी हैं। बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर हैं वो मैं आगे आपको करवा दूंगा और कुछ प्रश्न होंगे, फिर इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर होगा समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास थी इससे आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। पहली बार है चैनल पर और पूरा सिलेबस आप समाप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि अगली बार जो वीडियो आएगा उसमें पर्यावरण के बारे में सारी जानकारी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।